और पेंशन किसकी रखी जाए ज़्यादा? हमारे विधायक गण, सांसद गण, मंत्री गण, मुख्यमंत्री गण, उप मुख्यमंत्री गण, आपके माध्यम से एक जिम्मेवारी लेता हूं, 10 दिन का, केवल 10 दिन का समय मुझे दिया जाए। 10 दिन का समय। एक भी बेसहारा पशु आसी शहर में नहीं रहेगा। 2 महीने से धरने पे बैठे हैं। क्या मोदी सरकार को पता नहीं है? केंद्र सरकार को पता नहीं है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी। भाइयों को बहुत बहुत सादर प्रणाम और सभी भाइयों का मैं धन्यवाद दूँ कि मेरे एक आग्रह पे आप सभी पहुँचे। आज देश का जो ज्वलंत मुद्दा है वो है अग्निवीर, अग्निपथ और अग्निवीर। अब बिना किसी की सलाह मशवरे, देश बहुत बड़ा है और देश चलता है जनता से और जनता होती है जनार्दन। अब बिना किसी सलाह मशवरा के अपनी मनमर्जी से कोई भी ऐसी पॉलिसी ले आना जो देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है और उसको मतलब अपने मनमाने तरीके से लागू कर देना, मैं उसके खिलाफ़ हूँ। उसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ये कहा गया कि 4 साल के लिए हम इनको लेंगे और 4 साल तक रखने के बाद 75% को हम निकाल देंगे, 25% को हम रखेंगे। तो इसमें 2-3 बातें होंगी जो हमारी बच्चियां जाएंगी इस सेवा में। वो क्योंकि कंपटीशन का दौर है, 75% निकलेंगे और 25% रखेंगे। उनका शारीरिक शोषण जो अधिकारी बैठे हैं वो होने का अंदेशा है। जो हमारे नौजवान बच्चे जाएंगे उनका मानसिक शोषण होने का अंदेशा है और इसके साथ साथ जो अधिकारीगण बैठे हैं वहाँ भ्रष्टाचार के भी आरोप लग सकते हैं, क्योंकि उन अधिकारियों ने ही उनको रखना है, अधिकारियों ने ही बाकी को निकालना है। अब जो रह गए चलो कोई बात नहीं, उनका सौभाग्य है, और जो निकाल दिए उनको ज़िंदगी तो 4 साल में पूरी नहीं होती। 4 साल के बाद जब उनको निकालेंगे तो सरकार कहती है जी हम 10 लाख रुपए देंगे, जिसमें से करीब इस 4 साल के अंदर 5.5 लाख के करीब तो उनकी पेंशन में से तनख्वाह में से काट लेंगे और बाकी जो 10 लाख देंगे उस 10 लाख में से 5.5 काट लिए, 4.5 रह गए। 4.5 दे के 4 साल के बाद निकाल दिया और सड़क पे आ गई। अब तीसरी बात ये आ जाती है कि वो 4.5 साल में जो सीखेंगे, जो ट्रेनिंग लेंगे, वो चाहे फील्ड की हो चाहे हथियारों की हो, अब उस ट्रेनिंग को लेने के बाद अब बड़ी शर्म की बात है कि बीजेपी कह रही है, आरएसएस बोल रही है कि भाई हम अपने कार्यालय में रख लेंगे, कॉरपोरेट घराने कह रहे हैं कि हम अपने कार्यालय में रख लेंगे। किस पद पर रखेंगे? चौकीदार। गार्ड को चौकीदार ही बोलते होंगे हिंदी में, चौकीदार रख लेंगे। तो क्या बीजेपी सरकारी संसाधन लगा के, सरकारी खर्चा करके, ट्रेनिंग दे के उन बच्चों को अपनी फौज तैयार कर रही है? क्या कॉरपोरेट घराने उनको अपने लिए तैयार करवा रहे हैं सरकारी खर्चे पे? अब प्राइवेट गार्ड रख लिया, सपोज मेरे को ज़रूरत है, एक रख दिया गेट पे,
वो तो मेरी मर्जी है, 4 दिन रखूँ, 10 दिन रखूँ, 15 दिन रखूँ, क्या गारंटी है। तो वो बच्चे आखिर में क्या होगा, समाज में हताश हो गए, क्योंकि उनको हथियारों की ट्रेनिंग हो गई। तो उसमें से कुछ बच्चे हताश होके दिशा भ्रमित भी हो सकते हैं, अपराध की दुनिया में भी जा सकते हैं। तो ये देश का बड़ा दुर्भाग्य होगा। अब इसके साथ साथ बहुत सारी बातें और जुड़ी हैं। अब फसल और नस्ल, बीजेपी ने एक एजेंडा बनाया हुआ है, फसल और नस्ल इनको बर्बाद करें। और फसल और नस्ल दोनों चीज़ इकट्ठी जुड़ी हुई हैं। कैसे जुड़ी हुई हैं कि आप देखेंगे ऑफिसर्स तो शहर से भी चले जाते हैं सेना में, मगर जो फौजी सिपाही जाते हैं वो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के जाते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में ही किसानी की जाती है। तो इन दोनों को, फसल और नस्ल को ख़त्म करने का एक एजेंडा है, अपने लिए एक फ़ौज तैयार करने की रणनीति है बीजेपी की। सरकार तो ट्रेंड करेगी सरकारी खर्चे पे, और हम उनको इस्तेमाल करेंगे और अपने आप लॉजिकली कह रहे हो सर, अपने मन मुताबिक चलाएंगे। मन मुताबिक क्यों चलाएंगे? क्योंकि सैलरी तो वही देंगे, तनख्वाह तो वही देंगे। तो ये मैं इसका विरोध करता हूँ। हाँ, एक मैं अपनी तरफ से आग्रह करता हूँ, आह्वान करता हूँ युवाओं को, भ्रमित ना हो, हिंसक रास्ता ना अपनाएं। जो लोकतंत्र के तहत, संविधान के तहत, कानून के तहत आप जो प्रदर्शन कर सकते हैं वो आपका अधिकार है। हिंसक रास्ते को छोड़ते हुए अपने आंदोलन को जारी रखें। भारतीय जनता पार्टी के अलावा आम जन भावना उन बच्चों के साथ में है। एक और बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, पिछले 2.5 साल में जो फौज में भर्तियां होनी थी सेना के 3 अंगों में, बैकलॉग में चली गई, वो करीब 90,000 बच्चे ऐसे थे जो सारे टेस्ट क्लियर करके, चाहे वो रिटन हो, फिजिकल हो, मेडिकल हो, और सिर्फ ज्वाइनिंग होनी थी। और वो इस उम्मीद में बैठे थे कि आपने जो मेहनत की, उन बच्चों ने जो मेहनत की 2 साल, 3 साल, 4 साल, उस मेहनत के बाद वो मेहनत उनकी रंग लाई और उनका सिलेक्शन हो गया। सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर आना था, वो सारे के सारे घर बैठा दिए। किसी की अब आगे एज निकल जाएगी, कोई ट्रेनिंग लेने की मतलब कि गुंजाइश नहीं हो पाएगी किसी के पास। तो ये भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अब जो 13 महीने किसान बैठा सरकार के दरवाजे पे, चारों तरफ से दिल्ली को घेर लिया, उन्होंने कोशिश की मैं इनको हिंसक रूप ये अपनाए, बड़ी कोशिश की। असामाजिक तत्व किसानों के बीच में छोड़े गए और इनको बदनाम करके यहाँ से उठा दिया जाए। पहली कोशिश में ये कामयाब भी हो गए थे। जब 26 जनवरी को रोड मार्च था, किसानों की तरफ से कोई भी रोड मैप लाल किले का नहीं था। जिसने ये रोड मैप बनाया, बीजेपी ने अपने जो भी इनके अपने सेल्फ स्टाइल जो किसान थे, जो अपने को किसान कह रहे थे, वो हमारे बीच में भेज के उनको रास्ता दिखाया उसके पीछे पीछे। क्योंकि किसान देहात में रहता है, राजधानी के रास्ते नहीं जानते। कुछ लोगों को वहाँ तक पहुँचाने में और वो झंडा फहराने में, ताकि एक देश में ये संदेश जाए भी ये क्या कर रहे हैं। और उसी झंडा फहराने वाले को, और बीजेपी का ही निकला वो, प्रधानमंत्री के साथ उसकी फ़ोटो वायरल हुई, गृह मंत्री के साथ उनकी वायरल हुई। और मैं बड़ा अफसोस और के साथ कहता हूँ, बड़ा दुर्भाग्य उस बच्चे का, उसको इस्तेमाल करके
उसका कत्ल भी करवा दिया गया, एक्सीडेंट दिखा के उसको मार भी दिया। उस टाइम हम चौकन्ने हो गए थे। चौकन्ने हो गए तो हमने बड़ा संगठित तरीके से, बहुत ही प्रेम भाव से, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से संगठित होकर चले और 13 महीने बाद हमारे प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। तो मैं इन बच्चों से भी यही आग्रह करता हूँ कि वही रास्ता अपनाएं, देश आपके साथ है और अहिंसक रूप से सादात बढ़ती रहेगी आपकी। लगभग बहुत सारे संगठनों से समर्थन दिन पे दिन जारी है। अब अगला जो मुद्दा है, सर एक इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बोल लूँ मंजर साहब। मैं एक इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ, बताइए। फिर अगले मुद्दे पे आ जाओ। हाँ जी। बीजेपी क्या जस्टिफिकेशन दे रही है? तीनों जनरल्स की कंसेंट ले ली है बीजेपी ने, इसके प्रति, अग्निपथ के प्रति क्या जस्टिफिकेशन दे रही है? देखिए, ये भी हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये जो फैसले होते हैं ये राजनीतिक होते हैं, शासनिक पर फैसले होते हैं। इसमें हमारा जो फौज का शीर्ष नेतृत्व है उनको तीनों को बैठा के और उनसे जो ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये कहलाना कि जी ये बिल्कुल सही है। ये जो ना, ये जो हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, ये भी मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं इनको प्रलोभन दे के भाई रिटायरमेंट के बाद आपको यहाँ विराजमान करेंगे, यहाँ विराजमान करेंगे और आप ऐसा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप ये। हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ मैं, पब्लिक के सामने कह रहा हूँ मैं। नहीं तो आज तक इतिहास गवाह है, ऐसी तीनों सेनाओं के जो हमारे प्रमुख हैं उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये राजनीतिक फैसले होते हैं, कोई मंत्री कर ले, डिफेंस मंत्री कर ले, गृह मंत्री कर ले, प्रधानमंत्री कर ले। प्रधानमंत्री ने आज तक, जैसे इन बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं, अभी ये बातचीत करने का रास्ता नहीं निकाल सकते थे क्या? हिंसा को रोका नहीं जा सकता था क्या? क्या जिस दिन से ये अग्निपथ और अग्निवीर का जो मुद्दा चला हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने मुंह खोला है? आप सभी बैठे हैं, क्यों नहीं संदेश देते देश को, भाई हम आपके साथ हैं, आपके साथ जाति नहीं होने देंगे, आपको हम समझाएंगे, या वो इनको समझा दें। टेबल का रास्ता, वार्तालाप का रास्ता कभी भी मोदी सरकार ने नहीं अपनाया। किसी पत्रकार की आज तक हिम्मत पड़ी है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनसे कोई सवाल पूछ ले? आप बताइए। किसी भी पत्रकार की आज तक हिम्मत नहीं पड़ी है। और बहुत सारे साहसी पत्रकार मैंने देखे हैं और उन्होंने चैलेंज किया है कि भाई आज 15 मिनट का मेरे को आमना सामने जो ना बैठ के सवालों को जवाब दो। हिम्मत नहीं पड़ रही। जो बड़ी दुर्भाग्य की बात है और भी है कि हमारी जो मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया है वो सारे की सारी, हम तो गोदी मीडिया बोलते थे इसको, गोदी में बैठे हुए इनके, वो सारे की सारी दुष्प्रचार पे लगी हुई है, वाहियात बातों पे लगी हुई है, अनर्गल बातें करती है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को सराहती है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के एजेंडे को लेके चलती है। राष्ट्र के एजेंडे को क्यों नहीं लेके चलती? अगर राष्ट्र में कोई ऐसी समाज में या प्रजा में असंतोष की भावना आती है तो वो उनको क्यों नहीं पूछती कि भाई ये जो ना आप इनका जवाब दीजिए। देश ने चुना उनको। ये जो हमारे बच्चे थे जो आज आंदोलन कर रहे हैं, इन्होंने तो चुना है। कल भी तो जरूरत पड़ेगी उनकी। या तानाशाही पे चलेंगे कि भाई एक बार धीरे धीरे सबको ख़त्म कर दो और अपनी मर्जी से चलें? ये तो मेरे ख्याल से भारतवर्ष में संभव नहीं है। अब दूसरा जो मुद्दा आ जाता है वो आ जाता है ईडी का। ईडी मैं आपको बता दूं, आपको सबको पता भी है, एक ऐसी संस्था है जो बिल्कुल निरंकुश है, जिसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट के अलावा, सरकार के अलावा, जो सिटिंग सरकार है
उसके अलावा वो किसी को भी जवाबदेह नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को भी जवाबदेह नहीं है, ईडी को सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकता। तो इतने निरंकुश संस्थाएं को आप बना दोगे और उसका जो कार्य प्रणाली है उस पर सवाल उठेंगे। भाई जो पॉलिटिकल पार्टी कहीं अपना आंदोलन चलाना चाहे, कहीं जो है ना इनके टक्कर लेना चाहे बीजेपी की, उन्हीं के घर जो ना ईडी को भेज दो। और ईडी जब जाती है, ये भी बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व के जो नेतागण हैं, राहुल जी को 40 घंटे तक पूछताछ कर चुके हैं राहुल जी से, और ये सोचते हैं कि इनको डरा के धमका के हम इनको जो है ना बैकफुट पे ले लेंगे। मगर मोदी जी को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का जो संघर्ष है हमारा इतिहास गवाह है, हमारा देश गवाह है, और जो अंग्रेज जो चले गए वो भी गवाह हैं। कांग्रेस ऐसे डरेगी नहीं, ये मुगालता है। और कांग्रेस और पुरजोर तरीके से उभर के आएगी। जनता की सहानुभूति है, जनता कांग्रेस के साथ है। ये जो आप ज़्यादती कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, इसको बंद करें, इससे हम डरेंगे नहीं। ये तो राहुल जी के पास भेज दिया, 23 तारीख को शायद आपको पता होगा, सोनिया जी को भी बुलाया है, फिर प्रियंका जी को भी बुलाएंगे। मैं कहता हूँ एक एक कांग्रेस के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी बुला लें, आप डरा लें, धमका लें, हम डरने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये संदेश मैं सीधा मोदी जी को देना चाहता हूँ। आप इसका जो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं कि हम डरा देंगे, धमका देंगे, नहीं डरेगी कांग्रेस, नहीं डरेगी कांग्रेस, और मजबूती के साथ उभर के आएगी। यानी ईडी कांग्रेस के लिए ही बनी है क्या? देखिए, ईडी जो बनी थी, ईडी का जो मेन जो हमारा भ्रष्टाचार होता है हाई लेवल पे, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग भी कह सकते हैं, ईडी बनाई गई थी उसके लिए कि इसको रोका जाए। ईडी बनी थी बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने जो घपला करके भाग जाते थे, पैसा खा के भाग जाते थे, मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, या टैक्स की चोरी करके अपना एक एम्पायर खड़ा कर लेते थे। ईडी बनी थी स्पेशल उनके लिए। अब केवल कांग्रेस के लिए इसलिए बन गई क्योंकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है और बीजेपी इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। मगर हम डरने वाले नहीं हैं। ये कितनी पूछताछ कर ले। एक और बता दूँ आपको, ईडी का जो पूछताछ का जो नतीजे हैं आप हैरान रह जाएंगे। 97% ईडी के खिलाफ गए, सिर्फ 3% में ईडी कामयाब हो पाई है और उसको सबूत मिले हैं। 100 में से अगर ईडी ने 100 छापे डाले तो 100 में से 3 को कन्विक्शन हुई है, 3% को। तो ये मिसयूज़ नहीं तो और क्या है, रेशो तो हो। अभी ठीक, हमने छापा मार लिया और वहाँ छापे में ये पकड़ा गया, वहाँ मिलता है ही नहीं कुछ। अब 40 घंटे राहुल जी से पूछताछ कर ली, वो 40 घंटे में मिला तो कुछ नहीं। और एक एक मिनट की रिकॉर्डिंग होती है और एक एक मिनट की इसमें जो है ना बहुत खर्चा होता है। अब ये जो तो सोच रहे हैं कि भाई इस तरीके से दबा लेंगे, इस तरीके से देश बिल्कुल नहीं दबेगा। अब इसके बाद एक और मैं आपको बता दूं, एक ज्वलंत मुद्दा है, आप पत्रकार हैं, आपकी के संज्ञान में भी होगा शायद। मध्य प्रदेश में एक जगह है सतवाड़ा, वहाँ जो आदिवासी रहते थे जंगल में, उनको विस्थापित करने की योजना लेके आए और जंगल से निकाल दिया, और जो जहाँ स्थापित करना था, पुनः स्थापित करना था, वो जगह दी नहीं। 2 महीने से धरने पे बैठे हैं। क्या मोदी सरकार को पता नहीं है? केंद्र सरकार को पता नहीं है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी,
क्या उसको पता नहीं है? मतलब आम जनता तराई तराई मतलब इतनी परेशान है कि किसी की कोई सुध लेने नहीं जाता। बेरोज़गारी आप देखिए किस सीमा पे पहुंची हुई है। बीजेपी ने अपने हर शहर में एक हाईटेक ऑफिस बना लिए। कहाँ से आया? और मैं तो एक और बात कहता हूँ बीजेपी को कि भाई आप मुझे ये बताएं, आप संसार में सबसे बड़ी पूंजीपति पार्टी हैं कि नहीं, रिचेस्ट पार्टी। मैं पार्टी फंड की बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी के आदमियों की बात नहीं कर रहा मैं, कि पार्टी के पास जो फंड्स हैं वो हमें बता जाए कितने हैं। अगर संसार में एक सिंगल पार्टी के पास इतने फंड्स अगर मिल जाएं तो मुझे बताना। मलिक साहब एक प्रश्न। हाँ बताइए। जब इतनी ही डिमेरिट्स आपने बीजेपी की गिना दी, अनारकी फैला रही है, डेमोक्रेसी खत्म कर दी, ये कांग्रेस सत्ता में क्यों नहीं आई? क्यों दिवाला पिटा कांग्रेस का? इतनी कम सीट ले पाई, ये तो थप भी मेजोरिटी में दोबारा फिर आएगी। देखिए एक कहावत है, एक झूठ को 100 बार बोलेंगे तो 100वीं बार उस झूठ को सच मान लिया जाता है। मानते हैं? तो इतने झूठे, इतने फरेबी, इतना मतलब हमारा जो समाज है, समाज का बंटवारा नहीं कर दिया सारा झूठ बोल बोल के। अब नारा दे दिया फलां समाज ये है, फलां समाज ये है, फलां समाज ये है। आप मुझे बताइए, अब जो आंदोलन चल रहा है, अग्निपथ कह लें, अग्निवीर कह लें, और सरकार कहती है जी बहुत ही हिंसक आंदोलन है। अगर हिंसक आंदोलन है, वो जो अपराधी हैं, मैं उसको अन्यथा मत लेके जाना, मैं एक आपको कंपेयर कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ सहारनपुर में, यूपी के बहुत सारे ज़िलों में थोड़ा सा एक उन्माद हो गया था और सीधे ही कानून का सहारा लिए बिना उनके घरों में बुलडोजर चला दिया। तो एक धर्म में पैदा हो गया, वो उसकी गलती नहीं है, मगर हमारा तो जो ना, देखो जो देश है वो सौहार्द का देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें धर्म के बेस पे डिसीजन, और कोर्ट का जो डिसीजन होता है उसको भी प्रशासनिक डिसीजन में ले लेते हैं, फैसले भी खुद ही ले लेते हैं, गुनहगार भी खुद ही बना देते हैं। तो कोर्ट किस लिए है? और कुछ पूछना चाह रहे थे आप? नहीं, फिर भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आ जाती है। हाँ जी, बीजेपी सारे कुछ करके एब्सोल्यूट मेजोरिटी आती है। लोग देखिए उसका तो मैंने जवाब दे दिया था कि 100 बार अगर एक झूठ को बोला जाए तो सच साबित हो जाती है। तो झूठी इतनी है और देश समझने भी लग गया इस बात को। हो सकता है कि झूठ को लोग समझ भी जाएं, वो मैंने आपको जवाब दे दिया। ठीक है मलिक साहब, आप जो हाँ मुद्दा लिया हुआ था आपने अग्निपथ वाला, हाँ जी, उसमें आज मुख्यमंत्री हरियाणा ने घोषणा की है कि जो ये वापस आएंगे गारंटेड नौकरी देंगे। गारंटेड का हरियाणा गवर्नमेंट में, हाँ गारंटेड देंगे नौकरी, पक्की है। नोटिफिकेशन दिखा दीजिए। तो आज घोषणा हुई है ना? नहीं, घोषणाएं तो पता नहीं क्या क्या होती हैं। घोषणा तो आज ही हुई है, वो तो नोटिफिकेशन जो टाइम होगा तो नहीं, मुझे नोटिफिकेशन दिखा दीजिए। घोषणा का कोई मतलब नहीं है। घोषणाएं तो जो ना पता नहीं कौन कौन सी पार्टी क्या क्या कर देती है। नोटिफिकेशन दिखा दीजिए। ये तो नेशनल वाइड होना चाहिए। हाँ, नेशनल वाइड डिसीजन। और अगर ऐसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है तो मैं सराहनीय बताता हूँ। और मगर वही बात आ गई ना, छल कपट वाली, 4 दिन बाद कह देंगे जी हम तो बोली थी, किया तो नहीं। मुझे नोटिफिकेशन दिखा दीजिए। एक बात और भी है। हाँ जी, 4 साल में इनको वो लड़ना भी सिखाएंगे, कूदना, भागना, सारी चीज़ें इनको सिखाएंगे। उसके बाद में 75% इनको निकाल दिया। उनमें से 10, 20, 30% कुछ ऐसे दिमाग के मालिक होंगे, छोड़ यार आप तो रात बरात का काम कर सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं, उसको कमा सकते हैं। हाँ, तो मतलब फिर क्या होगा कि मतलब ये कानून व्यवस्था भंग होगी। वो इस बारे में इस बारे में मैंने स्पष्टीकरण दे दिया विमल जी। इस बारे में स्पष्टीकरण मैंने दे दिया था। अब हमारे जो ये मुद्दे हैं ये आगे हमारे राष्ट्रीय लेवल के। अब हम मुद्दा करते हैं अपने लोकल ही भाई सब कभी हाँ,
तो लोकल मुद्दे हमारे देखो क्या है, कानून व्यवस्था हाँसी की कैसी है, तो हमारे विधायक जी बताएं, हमारे एमपी साहब बताएं, हमारे सीएम साहब बताएं, हमारे डिप्टी सीएम साहब बताएं, और मंत्री हैं जितने वो बताएं। ये हाँ, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं की जहाँ तक बात है वो आप देख लीजिए। इसके अलावा आप खेल कूद की जो सुविधाएं हैं हमारी वो बता दीजिए। हाँसी शहर की बता रहा हूँ आपको। बड़े शर्मनाक बात है मेरे लिए, शब्द मुंह से निकालने से पहले सोचना पड़ रहा है। यहाँ तक कि हाँसी शहर में देह व्यापार तक चलता है। बड़े अफसोस की बात है। कौन सा व्यापार जी? सुन लिया जी आपने मंसर जी। मतलब हमारे को शर्म आती है लेट सवेर गलियों में से निकलते समय, और कानून जो ना हमारा जो ना क्या काम कर रहा है उसके लिए। अब इसके बाद हमारा जो सबसे बड़ी समस्या आज के दिन एक और भी हाँसी में, जो बेसहारा पशु हैं, कितने ही हमारी महिलाओं को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को कितनी चोट मार चुके। और बड़े अफसोस की बात एक और भी है कि एक नौजवान साथी हमारा सींग मार के, उसको सींग अंदर पेट में चुभा के मार दिया। वो उसने नहीं मारा, उस बेचारे बेसहारा पशु ने नहीं मारा, उसको हाँसी प्रशासन ने मारा है। अगर हाँसी प्रशासन समय से अलर्ट रहता, जैसा कि बोलते हैं कि हम इनका इलाज कर रहे हैं, हम ये व्यवस्था कर रहे हैं, यहाँ नहीं रहेंगे, कितने साल से सुन रहे हैं, क्या की, तो वो हमारा जो नौजवान साथी हमारे बीच में होता। और इसका गुनाहगार केवल और केवल हाँसी प्रशासन है। क्या हाँसी प्रशासन को ये नज़र नहीं आता कि भाई इनकी वजह से क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? क्या नज़र नहीं आते? मैं आपके माध्यम से एक जिम्मेवारी लेता हूँ, 10 दिन का, केवल 10 दिन का समय मुझे दिया जाए। 10 दिन का समय, एक भी बेसहारा पशु हाँसी शहर में नहीं रहेगा, बशर्ते कि मुझे प्रशासन इजाज़त दे कि भाई इसको आप पशुओं को गाड़ियों में भर के लेके जा सकते हैं। ऐसा ना हो कि हम यहाँ से 4 गाड़ी भरें और वहाँ मॉब लिंचिंग हो जाए। बड़े यहाँ सेल्फ स्टाइल्ड गौ भक्त हैं, जिसने गऊ की पूंछ का भी हाथ नहीं लगाया, कभी चारा नहीं डाला, गऊ में से बाँस आती है, बदबू आती है पशुओं में से, वो गौ भक्त बन जाते हैं। और जहाँ भी कोई गाड़ी में भर के लेके जाते हैं वहाँ मॉब लिंचिंग हो जाती है। दूसरी बात कि मुझे बताया जाए कि इन बेसहारा पशुओं को कहाँ रखा जाए, कहाँ छोड़ा जाए। तीसरी बात, वहाँ छोड़ेंगे, वहाँ क्या गारंटी है कि इनको चारा मिलेगा, क्या साधन होंगे? एक आदमी 10 दिन की जिम्मेवारी पे ये काम कर सकता है, तो प्रशासन क्या कर रहा है? हमारे आदरणीय विधायक जी क्या कर रहे हैं? हमारे आदरणीय सांसद साहब क्या कर रहे हैं? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े ठग निकले। बड़े दुर्भाग्य की बात है, बहुत बड़े ठग निकले। वो क्या कर रहे हैं? अब एक मुद्दा और आ जाता है इसमें, पेंशन का। लास्ट मुद्दा रहेगा मेरा ये, फिर मैं आपसे पूछूंगा, आप ही मेरे से जवाब करेंगे, सवाल करेंगे। ये जो पेंशन स्कीम है सॉरी, एक तो ओल्ड पेंशन बंद कर दी, ओपीएस आया था, बंद कर दी, 2006 कर दी। अब सैनिकों की जो ये अग्निपथ अग्निवीर कह रहे हैं, इनको कुछ पहले ही मना कर दिया, कुछ नहीं देंगे। धीरे धीरे हमारे जो सैनिक स्थायी तौर पे हैं, अब ये बीजेपी का एजेंडा वहाँ भी है कि इनकी भी पेंशन बंद की जाए। और पेंशन किसकी रखी जाए ज़्यादा? हमारे
विधायक गण, सांसद गण, मंत्री गण, मुख्यमंत्री गण, उप मुख्यमंत्री गण, हमारे प्रधानमंत्री गण। तो आप एक बात बताएं, जितना जो राजनीति करता जो आदमी, लगभग मैं रेशो बता रहा हूँ आपको, मतलब ये 100% मैं इसमें सही नहीं हूँ, रेशो बता रहा हूँ मैं। मेरे ख्याल से 90% जो आदमी राजनीति करते हैं वो अपने घर से मजबूत होते हैं। मेरा अपना विचार है, ये मेरी अपनी असेसमेंट गलत भी हो सकती है। वो पहले ही साधन संपन्न है, और जब सरकार की कुर्सी मिल जाती है तो कोई 200 करोड़, कोई 700 करोड़, कोई 1000 करोड़, कोई 1200 करोड़ की पार्टी बन जाती है। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है, फिर भी कहते हैं हमारी पेंशन तो बढ़ाओ। 4 बार विधायक रह लिया तो 4 बार पेंशन, 10 बार रह लिया तो 10 बार, 1 बार रह लिया तो 1 बार सांसद रहेगा तो आजीवन सुविधाएं लेते हैं, अरबोपति बन जाते हैं। और हमारा जो बुढ़ापा पेंशन चल रही है, जो सम्मान के रूप में चौधरी देवलाल जी ने शुरू की थी, मेरे आदर्श हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी मेरे आदर्श हैं, सर छोटूराम मेरे आदर्श हैं। वो कहते थे भी कमेरा वर्ग की तरफ सोचो, मजदूर गरीब वर्ग की तरफ सोचो। तो अब ये जो पेंशन स्कीम है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारी जो बुढ़ापा पेंशन है वो भी काट दी गई हैं। तकनीकी तौर पे ऐसी पॉलिसी ले आए कि वो पूर्ति नहीं कर पाते। ऐसी जो ना उनके अंदर कंडीशंस लगा दी कि पूर्ति नहीं कर पा रहे। नई पेंशन तो देना दूर की बात है, इनके भी काटने शुरू कर दिए। सर ये पेंशन बंद किसने करी थी? कौन सी पेंशन? ओल्ड एज ना, ये ओल्ड पेंशन जो पहले मिलती थी। देखिए किसने बंद की थी, आप भी जानते हैं बंसल साहब, मैं भी जानता हूँ। नीतिगत फैसले होते हैं, सरकारें लेती हैं। जो सरकार जिसकी होती है वो फैसले लेती है, ना आप फैसला ले सकते ना मैं ले सकता। अब ये पेंशन जो मैं कह रहा था, बुढ़ापा पेंशन, इसमें से काफ़ी कटौती करनी शुरू करती है। ये भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। एक सम्मानजनक रूप में एक मतलब बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत, कोई जो है ना हमारी मातृशक्ति बूढ़ी है और उसका बच्चे जो है ना लालन पोषण नहीं करते, तो वो एक सम्मान के साथ ज़िंदगी जी सके, इस रूप में ये शुरुआत की थी। अब एक ये गुलाबी कार्ड और लाल कार्ड, पीले कार्ड, ये 2 बनाए थे। इनके ज़रिए जो मज़दूर हैं, गरीब हैं, उनका भला हो जाता था। उससे मेडिकल सुविधाएं भी मिल जाती थी, मकान बनाने की भी सुविधाएं मिल जाती थी। उसको इतना जटिल कर दिया गया कि आगे बिल्कुल ही बनने बंद हो गई, सरकार बना ही नहीं रही। ये भी बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो मेरी ये भी सरकार से मांग है, केंद्र सरकार से भी और हरियाणा सरकार से भी, कि ये जो गुलाबी और पीले जो कार्ड बने हुए थे, इनको सबको कंटिन्यू रखते हुए, और आगे जो एलिजिबल है इनके लिए मानदंडों पे पूरे उतरते हैं, उनमें जटिल कार्रवाई की बजाय एक सरल कार्रवाई करते हुए उनके भी जल्दी से जल्दी सबके बनाई जाए। अब आप जो भी मेरे से पूछना चाहें। देश में अनार्की है या डेमोक्रेसी है, भाई और बताएं। देखिए, अनार्की और डेमोक्रेसी तो एक मैटर ही अलग अलग हो गए, एक दूसरे से मेल ही नहीं खाते। संविधान हमारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ है। हमारा संविधान तो ये कहता है कि हम डेमोक्रेटिक हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, अगर संविधान को देखें तो। मगर ये तो आरएसएस का संविधान थोपना चाह रहे हैं, मनुवाद का जो संविधान है वो थोपना चाह रहे हैं। एक मलिक साहब, आपने जो ये मुद्दा उठाया बेसहारा पशुओं वाला, हाँ जी, अच्छा मुद्दा है ये। शहर के लोग काफ़ी परेशान हैं जी। आप प्रशासन से अनुमति की बात कह रहे हो, हाँ, अच्छी बात है, अनुमति तो होनी चाहिए।
आप ले भी जाओगे, लेकिन अब प्रशासन के सामने भी यही दिक्कत है, जगह की प्रॉब्लम है। अगर उसकी व्यवस्था हो तो इस समस्या का समाधान हो सकता है मेरे ख्याल से। गुटासी साहब, मैंने मेरे ख्याल से स्पष्टीकरण दे दिया था क्या? कि ये सरकार इसका बंदोबस्त करे। नहीं, आप कह रहे हो ना, आप अनुमति भी दे दे, हाँ, और मैं ले भी जाऊंगा, हाँ, मोब लिंचिंग ना हो, हाँ, हाँ, छोड़ना कहाँ है ये बताओ। ये भी मैंने बता दिया था कि क्या? मेरे को जगह निश्चित करे। और उनका एक बात जगह और बता नहीं दी है थी, आपके पास? एक जगह कैसे नहीं है? नहीं, जगह की सरकार के पास जगह नहीं तो किसके पास जगह है? आप बताने ऐसा साहब। काम करो ना, हाँ। जैसे आपने सफाई व्यवस्था को लेके किया था, हाँ, हाँ, इसकी जगह की व्यवस्था का कोई एक आप समाज के सहयोग से ऐसा अगर अपने ही क्षेत्र में हो जाए, हाँ। तो ऐसा कुछ हो जाए तो शायद समस्या का शायद सही निदान हो सकता है। आप ये बताइए, जो प्रशासन के पास जगह पड़ी है वो कूड़ा डालने के लिए है क्या? अभी जो 4 गाँव को नरक बना दिया, 4 गाँव को नरक बना दिया, वहाँ गौशाला भी तो बन सकती थी। नहीं, वो एक अलग विषय है, सबके पास सब कुछ मलिक है, साहब है। करने हाँ। की नियत नहीं है। करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा कर गया, गायें बंध रही है 15। हाँ। मार्केट कमेटी में मार्केट अब- कमेटी देख लो। मार्केट में कमेटी में क्या है, तो ऐसे भूमाफिया भी बैठे हैं, हाँ। जो सरकारी ज़मीन को जो ना कब्जा किए हुए हैं, जो ना किराया खा रहे हैं, ऐसे भी भूमाफिया इस पे भी बैठे कब्जा हैं। होगा, इस पे भी कब्जा होगा, देखना। देखिए, गौशाला की आड़ में। एक हमारा भाई कई साल से नारे लगा रहा है हाँ। कि भाई मेम कब आप कब्जा हो गया। मैंने तो नहीं कहा, तो कब्जे तो धीरे धीरे चले रहे हैं, आप भी तो देख रहे हो, सबको पता है। वो गौशाला बनाई थी, उसमें कितनी गायें हैं?